युद्ध के मैदान में ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो दावा कर रहे हैं, जिसके बाद रूस से अमेरिका के लिंक जुड़ने की जानकारियां भी आने लगी है। दावा क्या हो रहा है? दरअसल रूस कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है जिन पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है, और ये हथियार जंग में यूक्रेन के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्या पुतिन के साथ बाइडेन की कोई सीक्रेट डील हुई है? रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए सबूत। ये बातें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। हथियारों की होड़ की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी किसी से छिपे नहीं है, और ऐसे में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका अपना हथियार रूस को दे दे। हथियार देना तो दूर, अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक को भी इतना सीक्रेट रखता है कि दुश्मन देश को इसकी हवा तक नहीं लगती। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए का आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक जंग के दौरान उसने कुछ ऐसे रूसी हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी है। इन हथियारों में से एक है वर्नाउटी नाम का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। वर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर उसे पता लगा कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। इस दावे की फहरिस्त में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस अटैक हेलीकॉप्टर में भी अमेरिकी चिप पाई गई है। रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर उसके सबसे घातक एयरक्राफ्ट में से एक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के ऊपर जमकर कहर बरपाया था। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 को ढेर कर देने की बात कही, और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि यूक्रेन के दावे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने यह उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों, ये जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में एक वॉर फ्रंट मीडिया के जरिए भी खुला हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों जंग जीतने के दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि डॉनबास की जंग में रूस की सेना बिखर रही है, उसका मनोबल टूट रहा है। वहीं रूस की मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क जीत की तारीख भी वहां पर तय कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर डॉनबास का बिग बॉस कौन है? ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा। बिखर रही है रूसी सेना।
राष्ट्रपति पुतिन ने दिया ब्रिटेन को करारा जवाब। तय की डोनेस्क और लुहांस्क फतह की तारीख। डॉनबास के लुहांस्क और डोनेस्क इलाकों में रूस और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। जंग के दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 30,350 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों की इतनी बड़ी तादाद में मौत की खबर से रूसी सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास के पूरे इलाके पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा वो इसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के मैदाने जंग से एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप यूक्रेनी सेना को रूसी फौज पर बमबारी करते साफ देख सकते हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक ये वीडियो डॉनबास के इज्यूम शहर के पास का है। На даному рубежі вона малоефективна, тому що техніка підходить не ближче, ніж 3,5-4 кілометри противника. На жаль, ця зброя... ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने जो दावा अपनी रिपोर्ट में किया है, इससे ठीक उलट तस्वीरें मैदाने जंग से सामने आई है। ये लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग शहर में रूसी सेना के आने के बाद खुश नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक शख्स तो रूसी सैनिक को ये कहते सुना जा सकता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। Спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. सेवेरोडोनेस्क के मेयर के आधिकारिक बयान के मुताबिक रूसी सेना आधे शहर पर कब्जा कर चुकी है और शहर की सड़कों पर रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की भीषण जंग चल रही है। सेवेरोडोनेस्क के मेयर का आरोप है कि इस लड़ाई की वजह से शहर के ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं और करीब 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। सेवेरोडोनेस्क रूस की सीमा से 145 किलोमीटर दूर है और लुहांस्क में ये शहर यूक्रेन सरकार के अधीन आखिरी शहर है। यानी सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी कहना है कि डॉनबास में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। उनका आरोप है कि रूसी सेना जंग जीतने के लिए रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रही है। Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності армії Росії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слав'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. दरअसल डॉनबास यूक्रेन का एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, लिहाजा रूस यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा करके उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर देना चाहता है। इसके अलावा डॉनबास में ही डोनेस्क और लुहांस्क इलाके शामिल हैं। डोनेस्क और लुहांस्क वो इलाके हैं जहां साल 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल रूसी सेना भी पूर्वी यूक्रेन के इसी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पूरे डॉनबास में भीषण जंग जारी है। डॉनबास यूक्रेन का वो इलाका है जहां जंग शुरू होने से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर 2 देशों की मान्यता दे दी थी। यूक्रेन के मारिउपोल पर रूस के कब्जे का असर ज़ेलेंस्की पहले ही देख चुके हैं। एक बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका रूस के कब्जे में चला गया है। समंदर का वो इलाका भी यूक्रेन की पकड़ से छूट गया जो इलाका ब्लैक सी से लगता है। और अब
ज़ेलेंस्की की आंखों के सामने से डॉनबास का इलाका हाथ से छूटता जा रहा है, जो यूक्रेन के लिए युद्ध में एक बड़ा झटका और पुतिन के लिए बड़ी बढ़त। शहर में फैला मौत का सन्नाटा, चारों तरफ नजर आ रही है टूटी इमारतें, सड़कों पर फैला मलबा। जंग की खौफनाक हकीकत बयां करने के लिए ये काफी है। ये डॉनबास के डोनेट्स्क इलाके का स्लोवियंस्क शहर की तस्वीरें हैं। यूक्रेन का आरोप है कि तस्वीरों में नजर आ रहा शहर का ये वो रिहायशी इलाका है जिस पर रूसी सेना ने भीषण बमबारी की है। इस बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जंग की ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव इलाके से सामने आई हैं। इस वीडियो को यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक वीडियो में दिख रही गोलाबारी दरअसल उनकी सेना का रूसी सेना के हमले का जवाब है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी फौज पर हमला किया था, लेकिन उनके सैनिकों ने स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलों की मदद से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके अलावा यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस का आरोप है कि रूस की सेना ने खार्किव पर क्लस्टर बम बरसाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने रूस की सेना के हमले के बाद का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के खेरसान इलाके पर कब्जा करने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन उनके बहादुर जवानों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी सेना धीरे धीरे रूसी सेना के कब्जे वाले नवाल इलाकों को दोबारा वापस हासिल कर रही है। Російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться. ये तस्वीर का एक पहलू है। अब आपको हम इस जंग का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। रूसी सेना के बिखरने के ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के दावे के ठीक उलट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डॉनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क फतह की तारीख तय कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने लुहांस्क जीत की तारीख 1 जून तय कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अपने कमांडरों को डॉनबास के दूसरे इलाके डोनेट्स्क पर फतह के लिए 1 जुलाई की तारीख दी है। इस खबर का एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन जंग में रूस यूक्रेन के पूरे डॉनबास इलाके पर कब्जा करना चाहता है और फिलहाल अपने प्लान और वॉर स्ट्रेटेजी के तहत रूसी सेना के टारगेट पर डॉनबास यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क हैं। जंग के दौरान अपनी बीमारी की तमाम अटकलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 मई को मॉस्को से अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक की शुरुआत में पुतिन को यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर तैनात इतालवी होवित्जर तोपों को तबाह करने का वीडियो दिखाया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने जंग पर कोई बयान नहीं दिया। Сегодня обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой, имея в виду 2 наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета Безопасности, связанных между собой, имея в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब यूरोपियन यूनियन में जंग के अंजाम को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन को लगता है कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो ये नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। पश्चिमी रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक अगर रूस की सेना ने अज़ोव सागर से लगे इस इलाके में जीत हासिल करने के बाद यूक्रेन की फौज को घेर लिया तो यूक्रेन सरकार को रूस के साथ उनकी शर्तों के मुताबिक समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसकी एक मिसाल मारियोपोल की हार के बाद सामने आ रही है। दरअसल मारियोपोल पर रूसी सेना के कब्जे और ब्लैक सी में उनकी किलेबंदी की वजह से यूक्रेन से निर्यात होने वाला हजारों टन अनाज फंसा पड़ा है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी पॉलिसी टीम के मुताबिक 20 मिलियन टन यूक्रेनी गेहूं निर्यात करने के लिए यूरोप को रूस के साथ विशेष समझौता करने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी आरोप है कि काला सागर में रूसी सेना की किलेबंदी की वजह से यूक्रेन हजारों टन अनाज का निर्यात नहीं कर पा रहा है।
Зараз через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах в нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. यूक्रेन सरकार ने रूस पर एक और संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि रूस की सेना मारियुपोल शहर पर कब्जे के बाद यूक्रेन के स्टील को चुराकर रूस भेज रही है। अपने आरोप को साबित करने के लिए यूक्रेन की मीडिया ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में स्टील को रूस के जहाजों पर लादने की तस्वीरें हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डॉनबास को जीतने के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ये जंग रोकने वाले नहीं हैं और डॉनबास फतेह करने के बाद रूस की सेना का रुख यूक्रेन के ओदेसा की तरफ होगा। अगर रूस ने ओदेसा पर भी कब्जा कर लिया तो यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड देश रह जाएगा, यानी उसके तमाम बंदरगाहों पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डॉनबास की जंग के बाद बहुत जल्द ओदेसा में एक नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है। और यूक्रेन जंग में तुर्की के जिस बारख्वादाश TB2 ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस की सेना के खिलाफ तबाही मचाई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका सौदा पाकिस्तान ने तुर्की से किया है। पाकिस्तान ने तुर्की से बारख्वादाश TB2 ड्रोन खरीद लिया है, क्योंकि तुर्की के इस ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि ये ड्रोन दुनिया में अगर इसकी गिनती होती है तो ये सबसे घातक और सबसे ज्यादा आधुनिक हथियारों में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर आगे बढ़ जाता है। और तो और तुर्की का ये हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है। दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त ये दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में तुर्की के इस हथियार की भारी डिमांड है। नागोर्नो कराबाख के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान से संबंधित यह खबर, ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में यूरोपीय देश ग्रीस का तेल जब्त कर लिया है। ईरान ने करीब 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे ग्रीस के 2 टैंकरों को जब्त किया है। जैसे ही ईरान को अपने यहाँ फारस की खाड़ी से ग्रीस के तेल टैंकरों की गुजरने की भनक लगी, उसने समंदर में रेड की है और ईरान के हेलीकॉप्टर ने समंदर में ग्रीस के तेल टैंकरों को लोकेट किया और फिर उसने जो उसके सैनिक थे तेल टैंकरों पर टूट पड़े हैं। तो फारस की खाड़ी से बड़ी खबर, जहां ईरान ग्रीस में तनातनी बढ़ने की पूरी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ग्रीस के टैंकर को ईरान ने कब्जा कर लिया है। ग्रीस का 10 लाख बैरल तेल जब्त किया गया है ईरान की तरफ से। और जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, उस दरमियान ईरान से यह खबर आ रही है, जहां ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में यूरोपीय देश ग्रीस का तेल जब्त किया है। लेकिन ईरान ने यूं ही ग्रीस के तेल टैंकरों को अपना निशाना नहीं बनाया। इस खबर की इनसाइड स्टोरी यह है कि यह ईरान का बदला है, ग्रीस को सबक सिखाने के लिए यह उसकी चाल है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही ग्रीस ने अपने यहां भूमध्य सागर से गुजर रहे ईरान के एक तेल टैंकर को रोक दिया था और उसका तेल जब्त करवाने में अमेरिका की मदद की थी। अब ईरान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है और 2018 में न्यूक्लियर डील से निकलने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर तगड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। और ग्रीस है कि नेटो देश यानी अमेरिका का साथी। अब जब ग्रीस के दोनों टैंकर ईरान के पड़ोसी इराक से तेल लोड करवाकर फारस की खाड़ी से गुजर रहे थे, तो ईरान ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया और उसने भी ग्रीस के दोनों तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। ईरान की कार्रवाई से ग्रीस आग बबूला है। उसने इसे अपने तेल टैंकरों की समुद्री डकैती बताया है, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने तेल टैंकरों और दूसरे जहाजों को ईरान के पास समंदर का रास्ता न पकड़ने की चेतावनी भी दी है। इसी वजह से डर यह है कि ईरान और अमेरिका की इस दुश्मनी के चक्कर में कहीं पूरी दुनिया को पिसना ना पड़े, क्योंकि ग्रीस जो है वो दुनिया में तेल टैंकरों का सबसे बड़ा मालिक है
और दुनिया भर में जितने भी तेल टैंकर हैं, उनके बेड़े का करीब 27% हिस्सा अकेले ग्रीस का है। और कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्टेट ऑफ हार्मूज से आता है, यानी उससे होकर गुजरता है। ये एक बेहद अहम तेल रूट है। स्टेट ऑफ हार्मूज पानी का वो संकरा रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। ऐसे में अगर ग्रीस और ईरान में ठनी तो दुनिया में तेल का भयानक संकट खड़ा हो सकता है।